ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को सवाल है बच्चों? चले जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करें, अगले आधा घंटा बैठ के हमने अब सिर्फ ड्राफ्टिंग करनी है, सही? तो सबने एक्टिव रहना है, सही है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट? तो मैं इसका आंसर कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट कर रहा हूं। फॉलोइंग आर द inherent limitations following are the inherent limitations of an audit। अच्छा जी, पहली इनहेरेंट लिमिटेशन, हाँ जी, अकाउंटिंग। तो मैं सिर्फ ये ना लिखूं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, मैं थोड़ा सा उसको यूं लिख दूं, द प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स या एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो मैंने पहला लिखा द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट in accordance with IFRS involves accounting estimates। और अगर आप चाहें, अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड है तो आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। जल्दी से एग्जांपल देते हैं, बैड डेट एक्सपेंस। जल्दी से एग्जांपल देते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को थोड़ा और अच्छा बोलते हैं, डेप्रिसिएशन मेथड और यूजफुल लाइफ, सही है? या इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट, या रिसीवेबल की इंपेयरमेंट, या पीपी की। तो आप चाहे जितनी चाहे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं यहाँ पे। डन हो गया प्यारे बच्चों? सेकंड चीज, मैनेजमेंट may not provide all information। ऑल इंफॉर्मेशन, सही है? तीसरा, हाँ जी, मैनेजमेंट में कमिट फ्रॉड। फिलहाल से मैं इतना लिख रहा हूं, सही है? अच्छा, फ्रॉड क्यों डिटेक्ट नहीं कर सकते? एक पूरा स्टैंडर्ड है आइजा 240, 6-7 क्लासेस हमारी उसमें लगती है, सही है? तो हम एक फ्रॉड पे पढ़ेंगे कि क्यों एज एन ऑडिटर में फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सकता। और आखिरी सबसे चीज है ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट द ऑडिट परफॉर्म्ड ऑन सैंपलिंग बेसिस। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो मैंने कुछ आपके सामने क्या पेश कर दी, इनहेरेंट। तो ये बड़ा आसान सवाल कोई 2014-15 में आया था। व्हाट आर द, या वो जो स्प्रिंग 16 वाला जो हमने देखा था ओरिएंटेशन में, जिसमें थ्योरी बेस्ड लिस्ट एनी 4 इनहेरेंट लिमिटेशन, ये एक सवाल था हमारे पास, सही है? तो ऐसे जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये भी करने, और जो कॉन्सेप्चुअल हमारे पास क्वेश्चन पेपर होंगे हमने साथ साथ, ताकि हमें एक फर्क वाजे हो जाए कि दोनों को हमने ड्राफ्ट किस तरीके से करना होता है। तो अगला आधा घंटा हमने इसी में खेलना है, सही है? अच्छा, अगला सवाल आपके सामने, ऑटम 2017। जल्दी, छेती छेती। अगला सवाल प्यारे बच्चों आपके सामने, ऑटम 2000। ये वो अटेम्प्ट थी इसमें 14% रिजल्ट आया था, याद है? वो ओरिएंटेशन कोर्स वाला स्लाइड, ये वो अटेम्प्ट थी इसमें कितना परसेंट रिजल्ट था? अच्छा, इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर क्या है? एक सेपरेट एज है, सेंड टू रूफ लिमिटेड, Mr. Aziz Aslam, the new chief executive of the company, has requested your firm to provide absolute assurance in the audit, draft an appropriate reply mentioning any 4 reasons why the above request cannot be complied with। कितने नंबर का सवाल है? 5 नंबर का। तो 5 नंबर के सवाल में अब जो आपके पास लिखने का टाइम है वो सिर्फ 2 मिनट है। जल्दी, छेती छेती सबने लिखना है। हाँ जी,
चले जी, आ जाए, मेरी बात सुनिएगा। ये हमारे पास कौन सा है? ऑटम 2017, इसको हम यहां लिख देते हैं। सेम आंसर बच्चों यार, जल्दी छेती छेती, सेम आंसर। देखें अगेन, पढ़ना इस तरीके से नहीं है कि इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक है। असल चीज क्या है? इसको ड्राफ्ट करना है। इसको ड्राफ्ट से ही पहले क्या करना है? इसको हमने डिस्कस करना है, मैंने और आपने बहस करनी है, तभी हम कॉन्सेप्चुअली साउंड हो सकेंगे। क्या इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक है? क्या इसका आंसर यहां से लेकर यहां तक है? नहीं है। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिएगा, कितने नंबर का सवाल है? 5। सवाल में वो आपसे क्या कह रहा है? In response to an audit engagement letter, Mr. Azim, the new chief executive has requested your firm to provide absolute assurance in the audit report. सबसे पहली चीज आपने उसको ये कम्युनिकेट करनी थी, the auditor is not, जल्दी जल्दी जल्दी, is not expected to and cannot provide absolute assurance because there are inherent limitations which are as, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? दोनों सवाल में एक पैराग्राफ का फर्क है, और पैराग्राफ का फर्क क्या है? जहां पहले सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? लिस्ट एनी 4, दूसरे सवाल में उसने आपको एक सिनेरियो दिया है, और उस सिनेरियो में उसने बताया है कि जो सामने वाली मैनेजमेंट है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि भाई मुझे एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए। तो जब उसके सवाल में ये चीज मेंशन है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस चाहिए, तो आपके आंसर में भी ये पैराग्राफ लाजमी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्ट। देखिए मेरी बात, 2-3 चीजें जो आप लोगों ने, मैंने कुछ वर्ड्स वगैरह हाईलाइट करे ना, आपका मैंने एक वर्ड हाईलाइट करा, यहाँ पे एक बच्चा था आपका, हाँ जी, ऑलवेज। द ऑडिटर, क्या लिखा था आपने? सॉरी, द ऑडिटर डिड नॉट ऑलवेज प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, या डिड नॉट गिव का शायद वर्ड किसी ने यूज किया था। गिव का वर्ड किसने यूज किया था? या किसी ने यूज किया? मैंने देखा है अभी यार, देखिए अपनी किताबें देखिए, गिव का वर्ड यूज किया है किसी बच्चे ने। हाँ जी, आपने कभी भी ये गिव, ये टेक, आप बिजनेस करने थोड़ी बैठे हुए हैं यार। आप खुदा का वास्ता है मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, स्पेशली जो ओ लेवल वाले बच्चे होते हैं। ये आप अगर ये माइंडसेट बना रहे हैं ना कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप ऑडिट का पर्चा पास कर लेंगे, सबसे ज्यादा आप ही फेल होते हैं। ये मेरी बात सुन लीजिएगा, कि अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है तो मैं ऑडिट का पर्चा पास कर लूंगा, मैं इस चीज को अपने, जहां आपने एक बच्चे ने वर्ड यूज किया था प्रोहिबिट, इसमें आपने प्रोहिबिट का वर्ड यूज किया था, सही है। आपने इस प्रोहिबिट का मतलब ये है, प्रोहिबिट तब कोई चीज होगी जब आपके मुल्क का कोई कानून होगा, तब वो चीज प्रोहिबिट होती है, सही है। आइजा आपके मुल्क का कानून थोड़ी है, ये तो एक गाइडेंस है कि ऑडिट आपने इस तरीके से करना है, ये आपके मुल्क का कोई, तो आप प्रोहिबिट का वर्ड यूज नहीं कर सकते, सही है। आप गिव एंड टेक का वर्ड यूज नहीं कर सकते, सही है। डिड नॉट ऑलवेज प्रोवाइड, डिड नॉट, इस तरह का वर्ड आप यूज ही ना करें। तो अच्छा वर्ड क्या होगा? द ऑडिटर, जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, मतलब मैं सामने, देखिए बच्चा लिखता क्या है, बच्चा कहता है सामने वाले को, मतलब कौन है सामने वाला? असलम साहब है। असलम साहब को कहता है मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करूंगा। यार हम इस तरह लिखेंगे? आप सोचें कि आप क्या लिख रहे हो उसको, कि मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर दो। आपको तो पौंगा मैं तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं यार, अब इस तरीके से हमने थोड़ी लिखना है। तो आप अच्छा क्या लिखेंगे? आप अच्छा ये लिखेंगे, भाई द ऑडिटर इज not expected to and cannot provide absolute assurance because there are inherent limitations which are as, तो मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, the auditor is not expected to and cannot, ये जो वर्ड है ये मेरा वर्ड नहीं है, ये कहाँ का वर्ड है? ये आइजा का। तो जब हम आइजा को पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज ऑडिट वाली होगी, जब उसकी लैंग्वेज ऑडिट वाली होगी, जब हम पढ़ते रहेंगे उन्हीं वर्ड्स को, तो हम पेपर में भी इन्हीं वर्ड्स को लिख रहे होंगे, रादर देन कि हम कौन से वर्ड्स लिख रहे होंगे, हम ये प्रोहिबिट, गिव और डिड नॉट ऑलवेज, हम इस तरह के वर्ड यूज ही नहीं करेंगे कभी। क्यों यूज नहीं करेंगे?
बिकॉज पूरे 6 महीने बैठ के हम लैंग्वेज कौन सी पढ़ रहे होंगे, हम ऑडिट की लैंग्वेज पढ़ने की, यही हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका आंसर यूं ना करेगा, इसका आंसर यहां से लेके यहां तक है, सही है। अगेन आंसर को लिखने में और ड्राफ्ट करने में 2 मिनट भी नहीं लिखे। असल टाइम हमारा किस चीज में लगेगा, आंसर को डिस्कस करने में। जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आएगा कि अच्छा जी सवाल में ही एब्सोल्यूट एश्योरेंस का वर्ड दिया हुआ था, तो सही है यार, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट डिलीवर होना चाहिए। क्या यहां तक क्लियर? हम सारे बच्चों डन हो गया यहाँ पे? अच्छा जी जबरदस्त। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगेन हमजा खान का सवाल है, सर इफ वी राइट द ऑडिट इज डन on reasonable assurance rather than absolute assurance, the audit is done। ये डन का वर्ड मैंने कुछ लास्ट क्लास में बोला ही नहीं है आपको। अगर आप आइजा की हेडिंग भी देखें, और तो पढ़ा नहीं है, टू कंडक्ट, आइजा ऑडिट की हेडिंग देखें, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट एंड टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। कंडक्ट का वर्ड लिखा हुआ है कि डन का वर्ड लिखा हुआ है? कंडक्ट का वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर हमजा साहब अगर आपने वर्ड यूज भी करना तो आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं कि भाई द ऑडिट जो कंडक्ट होता है उसका पर्पस ये होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, उसमें हमारा एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो खुदा का वास्ता ये अंग्रेजी के वर्ड आपने यूज नहीं करना। आपने कौन से वर्ड यूज करना है? आपने जो आयजा ने लैंग्वेज यूज करी, आयजा ने पूरे ऑडिट में डन का वर्ड यूज नहीं किया है। आप कंट्रोल एफ कर लीजिए तो सही है। आयजा ने डन का वर्ड यूज, आयजा ने कौन सा वर्ड यूज किया है? टू कंडक्ट एन ऑडिट। सही है। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल मेरे भाई? किसी का सवाल था? जी मेरे दोस्त। सॉरी, परफॉर्म का भी वर्ड यूज करना चाहिए, लेकिन कोशिश करेगा जो आयजा ने वर्ड यूज किया है ना वो आप यूज करें। परफॉर्म के वर्ड में एक टेक्निकल एरर है। ऑडिट में सिर्फ परफॉर्मेंस फेज नहीं होता, ऑडिट में एक्सेप्टेंस फेज भी होता है, प्लानिंग फेज भी होता है, परफॉर्मेंस फेज भी होता है, रिपोर्टिंग फेज भी होता है। तो आपने ऑडिट को बड़ा लिमिटेड कर दिया, कौन से वर्ड तक लिमिटेड कर दिया? परफॉर्म। तो इसलिए परफॉर्म ना लिखें, ऑडिट कंडक्ट होता है। हाँ जी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि it will not be possible for an auditor to provide accurate। नहीं तो भाई अगर आप ये लिख रहे हैं इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑडिटर, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं उसको ये लिख दूं कि भाई आइजा, मैं ऑडिट किसके हिसाब से करता हूं? आइजा के हिसाब से, और आइजा मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करता, ना ही मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। सही है, ना ही मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। बड़ा क्लियर है। देखें, एक चीज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है चांस है। पॉसिबल के वर्ड को अगर आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करें तो अगर मैं कहता हूं यार एक चीज पॉसिबल, भाई वो जो मैच हुआ था ना नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का, यार वर्ल्ड कप में नेदरलैंड, तो भाई नेदरलैंड का जीतना पॉसिबल नहीं, लेकिन जीत गई। तो पॉसिबल के वर्ड से ये फिर एक इंटरप्रिटेशन आ गया, भाई पॉसिबल नहीं है इसका मतलब है 10-15% तो चांसेस है। तो फिर आप प्रोवाइड करें तो आप ऐसा वर्ड ही क्यों लिख रहे हो? तो आप वर्ड ऐसा यूज करें जिसके बेसिस पर आप बड़ा क्लियर हो उसको सामने वाले को कि भाई ये मुझसे एक्सपेक्ट भी ना करें, बिकॉज जो मेरा माई बाप है आयजा वो भी मुझसे नहीं चाहता, और ना ही मैं इसको प्रोवाइड कर सकता। तो मेरी बात सुनिएगा, ये एक लाइन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आप देखें कितने सवाल आपके पैदा हो रहे हैं, कितनी गलतियां हमारी हाईलाइट हो रही होंगी हमने से। अगर हम इसको करते, इसका आंसर भी बच्चों यहां से लेके यहां तक सिखाई हमारी कुछ नहीं होती। सही, कोई सवाल ही हमारे जहन में नहीं आता। डन हो गया यहाँ पे? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आईसीडब्ल्यू का सवाल करते हैं, बड़ा जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, जल्दी छेती छेती। यू आर द, और ये आईसीडब्ल्यू के सवाल को आप लिंक कर लें सिलिकॉन वैली बैंक से, इंशाल्लाह इसकी पूरी केस स्टडी डिस्कस करेंगे एक आध दिन में। You are the engagement partner responsible for the audit of ABC company for the year ended June 30, 2000. You have provided the report to the shareholder on 30 September 2018, in which you have stated that this FS has been prepared in accordance with। इसका मतलब है इस लाइन को आप हाईलाइट कर लें। आपने कौन सा ओपिनियन दिया है? आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया। इसको एक साइड लिख लें, आपने कौन सा ओपिनियन दिया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब सब कुछ बिल्कुल, अनमॉडिफाइड का ओपिनियन सब कुछ बिल्कुल। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि ऊपर एक सवाल है उसमें ये वर्ड यूज हुआ तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए। अगर मैं आपको कहूं ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए, तो इसका मतलब है एज एन ऑडिटर मैं कौन सा ओपिनियन दे रहा हूं आपको? अनमॉड। अगर मैं आपसे कहूं ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने हुए, तो इसका मतलब है मैं कौन सा ओपिनियन दे रहा हूं? मॉडिफाइड। अच्छा, एन एरर, तो इसका मतलब है आपने शेयर होल्डर को, डायरेक्टर्स को रिपोर्ट दी, आपने कहा जानी एफएस बिल्कुल सही बने हुए, आईएफआरएस के हिसाब से बने।
An error has recently been discovered in the company by the managing director. During investigation, it was discovered that the error was present in the financial statement for the year ended, जो जिसके ऊपर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर चुके हैं. The managing director of the company has written to the company's auditor claiming that they have performed procedure on inventory and issued the auditor's report in which it was mentioned that these FS has been prepared in accordance with IFRS. Managing director is requesting an explanation from the engagement partner as to how they could have missed it. इन्वेंट्री में एक एरर हो गया था लेट्स से, तो आपने उसको मिस कैसे कर दिया. ये एक अच्छा सिनेरियो है प्यारे बच्चों. सही है. सवाल की रिक्वायरमेंट है व्हाट पॉइंट्स शुड द ऑडिटर मेक इन रिस्पॉन्स टू द मैनेजिंग डायरेक्टर. सवाल 7 नंबर का है. 4 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है. जल्दी जल्दी, और 5 मिनट है, स्टार्ट हो जाए. ऑनलाइन वाला आपको कोई सवाल हो प्यारे बच्चों तो पूछ सकते हैं. हाँ जी चले. क्या इसका आंसर सेम है? जल्दी छेती छेती, क्या इसका आंसर सेम है? अब ये एक अच्छा आईसीएडब्ल्यू का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है. सही है. अब इस सवाल देखें, पहला सवाल कौन सा है? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन. सही है. दूसरा सवाल आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत सिनेरियो बेस्ड. आपने सिनेरियो पिक कर लिया तो आपने फिर भी, हालांकि ये भी एक आसान किस्म के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. इसने सवाल में बड़ा कैटेगोरी मेंशन कर दिया था, मेंशन एनी 4 रीजन. तीसरे सवाल में उसने ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस का वर्ड यूज किया, ना रीजनेबल एश्योरेंस का वर्ड यूज किया, ना इनहेरेंट लिमिटेशन था. और उसने आपको क्या दिया सामने? एक सिनेरियो दिया. उसने सिनेरियो क्या दिया? बड़ा सिंपल सा सिनेरियो दिया. उसने कहा भाई आप एक कंपनी के ऑडिटर थे, हमने आपको ऑडिटर, शेयर होल्डर ने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया था. जून 30 2018 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपको अपॉइंट किया गया था. 30 सितंबर 2018 का आपने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में ये लिखा था सब कुछ सही है. सही है. अच्छा, बाद में पता चला कि भाई ये एक एरर हुआ है. और एरर कहाँ हुआ है? इन्वेंट्री में हुआ है. और ये इन्वेंट्री कौन से साल से पर्टेन करती थी? 30 जून, जिसके ऊपर आपने ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कर लिया था, आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करी थी. मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता हूं कि आपसे ये एरर मिस कैसे हो गया? आपसे एरर नहीं हुआ, आपसे ये एरर, ये ना लिखेगा आपसे एरर हुआ है. ऑडिटर से एरर नहीं हो सकता भाई, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी ना एफएस बनाना, तो मैनेजमेंट से एरर हुआ तो आपसे ये मिस कैसे हो गया? क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब यहां पे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? आईसीडब्ल्यू का सवाल. ठीक है. और ये एक अच्छा, ये भी एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. क्या लिखे इसका आंसर? हाँ जी. और मैं ये लिख दूं, मैं ये लिख दूं, ये लिख दूं, और उसके ऊपर क्या डिफाइन करूं? यार जबरदस्त. मेरी डायरेक्टर की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर उंगली उठाने की? मैनेजमेंट की एलिमेंट्स देखते रहिएगा. मैनेजमेंट की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर? जहां मैनेजमेंट आपके ऊपर उंगली उठाएगी, आपने फॉर, इस दुनिया में पहले आया कौन है? जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे थे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में थी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? तो पहला जो आपका आंसर होगा, पहला जो आपका आंसर होगा, आप उसको कहेंगे एक्सक्यूज मी, मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, नहीं, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद. तो आपकी जिम्मेदारी थी कि ये इन्वेंट्री को IS2 के हिसाब से बनाने. किसकी जिम्मेदारी थी? आप सबसे पहले कहेंगे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद. हाँ, मेरी भी जिम्मेदारी थी. और मेरी जिम्मेदारी क्या थी? मेरी जिम्मेदारी थी टू ऑब्टेन
reasonable assurance, which is the high level of assurance, but it is not the absolute assurance. सही है, it is not the absolute assurance because there are लिमिटेशन। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अगर 7 नंबर का सवाल ये आता है तो 4 नंबर आपको इनहेरेंट लिमिटेशन के मिलेंगे, 1 नंबर आपको मिलेगा इस पैराग्राफ का कि भाई मुझसे तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें, मुझसे तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, और मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे भी नहीं सकता। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले क्या आ जाएगी, 2 नंबर किस चीज के होंगे, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और ऑडिटर की जिम्मेदारी। ये जो मैं बार बार आपसे, जब मैं आपसे कहता हूं कि आइजा का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मैं एलिमेंट्स पढ़ा रहा था तो मैंने ऑडिटर यहां नहीं लिखा था, मैंने ऑडिटर कहां लिखा था, और इससे पहले कौन सा लिखा था, मैनेजमेंट। और जब मैंने इस पूरी 3 पार्टी रिलेशनशिप की आपको बैकग्राउंड बताया था, तो उस बैकग्राउंड में ऑडिटर से पहले कौन आया था, शेयर होल्डर पहले डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, उसके बाद जाके वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा। ये सुनिएगा मेरी बात को। तो इस दुनिया में पहले कौन आया, मैनेजमेंट। तो जहां वो आपको कहे कि भाई तुमसे कैसे मिस हो गया, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी, प्राइमरीली तुम्हारी जिम्मेदारी थी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS। हाँ मेरी भी जिम्मेदारी, लेकिन टू ऑब्टेन reasonable assurance, which is the high, but it is not the, and the auditor is not expected to and cannot provide absolute assurance because there are, and which are as follows, full stop। यही सवाल अब 7 नंबर का आ जाएगा। जब तक आपको आइजा का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप समझ रहे हैं किस तरीके से पढ़ रहे हैं। पहले हमने सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशन लिखी, फिर हमने अगले सवाल में एक पैराग्राफ लिखा, फिर उसके अगले सवाल में पूरा आइजा 200 कॉपी हो रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? जब तक आपको सिनेरियो समझ में नहीं आएगा हमेशा, अच्छा खुदा ना खास्ता अगर ये सवाल 3-4 मार्क्स का आता है तो फिर आप इतना कुछ ना लिखते, फिर फौरन से इसको प्रिसाइज करके फौरन से क्या मेंशन करते हैं, इनहेरेंट लिमिट। तो बड़ा जरूरी है कि पेपर में हमने रिक्वायरमेंट को भी देखना है और पेपर में हमने मार्क्स को भी देखना है। इस सवाल में ये सारी चीजें हमने क्यों नहीं लिखी जल्दी छेती 5 नंबर का सवाल था, रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर थी, मेंशनिंग एनी 4 रीजंस। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही? तो वो 4 रीजंस क्या थी, वो 4 रीजंस इनहेरेंट। तो मैंने बस ये वर्ड लिखा, तो मैंने मजीद लिखने के, हालांकि वो भी रेलिवेंट था, लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी और मार्क्स कम थे तो इसलिए इन चीजों को मैंने मेंशन नहीं किया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये जो हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 3 डिफरेंट सवालों में 3 डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक बात सबके समझ आ रही है? तो बड़ा क्लियर होना चाहिए हमें कि रिक्वायरमेंट क्या है, बड़ा क्लियर होना चाहिए मार्क्स कितने हैं, और बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सिनेरियो में वो हमें क्या बताने की कोशिश। सिनेरियो में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ने आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी कि आपसे कैसे मिस हुआ, ये लाइन लिखी है उसने। जहां ये उसने लाइन लिख दी तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है, क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि भाई मैं तो इस दुनिया में बाद में आया हूँ, पहले कौन आया है, पहले आप आए हो, आपकी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ड कौन सा यूज होना चाहिए, प्राइमरीली का। सही है। इसी चीज को जब हम समराइज करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो ये प्राइमरीली का वर्ड हम क्या कर देते हैं, स्किप। ये प्राइमरी का वर्ड आपने अगर स्किप कर दिया तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप स्किप कर चुके हैं बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? जी मेरे भाई कोई सवाल? अच्छा अभी हमने मटेरियल पढ़ा नहीं है, बट मटेरियलिटी अभी हम पहली दूसरी क्लास में, तो अभी हमने मटेरियलिटी पढ़ा नहीं है। नहीं, बिकॉज जब आप मटेरियलिटी की बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाता है। किस जगह कवर हो जाता है, सैम्पलिंग। तो हम सैम्पलिंग और मटेरियल को इंशाल्लाह साथ पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करने की, सॉरी उसको अलग से मेंशन करने की जरूरत है, बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशन में मटेरियलिटी का वर्ड यूज किया। हाँ जी सॉरी, तो आप शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई जिनको आपने पाला पूरा साल, प्राइमरीली उनकी जिम्मेदारी थी। अगर शेयर होल्डर की जगह एससीसीपी होता तो एससीसीपी को आप कहते हैं कि आपके अपने कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर किसको अपॉइंट करते हैं। और अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ तो उसमें एक सेक्शन है, पूरा चैप्टर है बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उनकी जिम्मेदारी है बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि ट्रू एंड। आपने अगर बहुत अच्छा लिखना है तो आप लॉ का सेक्शन 222 लिखे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन का रेफरेंस देकर आप खुद कहते हैं एससीसीपी के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे बनाए जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू देता हो। आपकी जिम्मेदारी थी मैनेजमेंट की। तो चाहे आपको एससीसीपी खत लिखे, चाहे आपको ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड खत लिखे, चाहे आपको शेयर होल्डर खत लिखे, चाहे आपको
डायरेक्टर खत लिखे, आंसर विल रिमेन सेम। भाई मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? डायरेक्ट लॉ में अगर आप देखें तो डायरेक्टर का सेक्शन पहले आया है, ऑडिटर का सेक्शन बाद में आया है। डायरेक्टर पहले अपॉइंट होता है, ऑडिटर बाद में अपॉइंट होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है प्यारे बच्चों? डन हो गया यहाँ पे? अच्छा जी, तो हमने कोशिश क्या करनी है तो देखे, अगर इस सवाल को अगेन हम ऐसे करते हैं कि इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये आपके सवाल की रिएक्ट नहीं होते। तो ये इसने जो सवाल पूछा तो इसका मतलब है इसके सवाल के बेसिस पे हमने 4 सवाल और कर लिए। कौन सा सवाल? क्या अगर सवाल में एसएससी लिखा होगा तब भी आंसर यही है, अगर सवाल में शेड्यूल लिखा होगा तब भी आंसर यही है। कि यहाँ तक बात समझ आती है? डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है? ये नहीं है कि इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, हमने हर एक सवाल को डिस्कस करना है। क्यों? इसमें अब जब तीनों पिक्चर आपके सामने पेश हो गई तब समझ आ रहा है कि यहाँ पे हमने सारी जगह क्यों खाली छोड़ी हुई थी, बिकॉज सवाल बड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने सिर्फ ये लाइन क्यों लिखी, बाकी चीजें क्यों नहीं लिखी, बिकॉज सवाल की रिक्वायरमेंट बड़ी स्पेसिफिक थी और मार्क्स कम थे। यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों लिखी, बिकॉज सवाल में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी और मार्क्स भी ज्यादा थे। ये क्यों लिखा? बिकॉज सवाल में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, डायरेक्टर ने आपसे पूछा है कि हाउ यू, बस इस वजह से मैं इसको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कि यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, फौरन से एक और सवाल। ऑटम 2018, ये सवाल आज हम पार्शियली करेंगे बिकॉज इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो बेतहाशा वर्ड यूज हो रहे हैं, सही है? और वो बेतहाशा वर्ड्स के ऊपर पूरे आइजा है। अभी तो हमने आधा पौना घंटा ही पढ़ा है, सही है? आधा पौना घंटा हमने आइजा 200 पढ़ा है और आधा पौना घंटा बैठ के उसकी प्रैक्टिस और ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, सही है? एक सवाल है हमारे पास, ऑटम 2018, अ फ्रेंड ऑफ योर, तो मेरे भाई आप सवाल कर रहे थे एसईसीपी, आप सवाल कर रहे थे ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, आप सवाल कर रहे थे शेयर होल्डर, आप सवाल कर रहे थे डायरेक्टर, आप सवाल कर रहे थे मैनेजमेंट। एक और वर्ड आ गया, अ फ्रेंड ऑफ योर्स हैज इन्वेस्टेड इन द, तो ये फ्रेंड अब आपका क्या बन चुका है? फ्रेंड आपका क्या बन चुका है? द फ्रेंड ऑफ योर्स हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ एसेंडेंट लिमिटेड। तो सेक्शन 118 के तहत ये कंपनी का मेंबर है, ये कंपनी का मेंबर है। अच्छा, ऑन रिसीविंग द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट ही मेड द फॉलोइंग कमेंट्स, द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड ये बस सिर्फ इसलिए मैंने पिछले सवाल में आपको सिर्फ इतना बता दिया था कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन या अनमोडिफाइड ओपिनियन होती है। क्या मतलब इसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, जबरदस्त, ये हमने पढ़ नहीं रहे, इसकी क्लास होगी प्रॉपर, सही है? Since the auditor must have arrived at his opinion after testing the majority of the transactions, therefore FS are correct in all respect. Full stop. आगे जो एक और स्टेटमेंट आ रहा है उसको मैं रीड नहीं कर रहा। I can safely invest further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management or misrepresentation in the financial statement. Write a letter to your friend to remove his misconception related to the audit of financial statements, including brief explanation of your point of view. सवाल 6 नंबर का है। इस सवाल का आंसर में 5 आइजाज है। इस सवाल का आंसर में कितने आइजाज है? 5 आइजाज है। बट चूंकि हमने पढ़ाई अभी एक आइजा है तो इसको कंप्लीटली हम नहीं पढ़ रहे। फॉर एग्जांपल जो लाइन मैंने आपके साथ मिस करी, कौन सी? सिंस नो कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल एक पूरा चैप्टर है हमारे पास। एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, तो फ्रॉड के ऊपर हमारे पास पूरा एक स्टैंडर्ड है, सही है? और अगर आप देखें तो ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन के ऊपर हमारे पास एक पूरा अलग आइजा है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? लिखा हुआ है देयर Since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority, तो majority का मतलब है sufficient, तो sufficient के ऊपर एक पूरा आइजा है। तो आप समझ रहे हैं पेपर में सवाल किस तरीके से आते हैं कि एक सवाल के अंदर 4-5 आइजाज के वर्ड यूज हो रहे हो, तो वहां बच्चा घबरा जाता है कि इसका आंसर कौन से आइजा से। इसमें फ्रॉड का वर्ड आ रहा है तो फ्रॉड लिखना है, इसमें इंटरनल कंट्रोल का वर्ड आ रहा है तो इंटरनल कंट्रोल लिखना है, इसमें ओपिनियन का वर्ड आ रहा है तो ओपिनियन लिखना है, सही है? क्योंकि हमने आइजा पढ़े ही नहीं है, लेकिन आप एक चीज समझने की कोशिश करें, अगर आप सिर्फ एक आइजा 200 को भी रीड करें तो इसके अंदर 6 आइजा रेफर हो रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर एक आइजा भी अगर आप देखें, तभी हम अगले 6-7 क्लासेस में क्या करने जा रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल एक ऑडिट के उसकी ड्राफ्टिंग भी करते रहेंगे, ताकि कॉन्सेप्चुअली हम थोड़ा सा, जब तक हम ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे और ड्राफ्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम कभी भी इन कल तक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे, लेकिन जब आज प्रैक्टिस करी तो लिखने में थोड़ी सी दुश्वारी, जब तक आप ऑडिट को नहीं लिखेंगे पेपर पास नहीं हो सकता। क्या यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? चले जी, ऑटम 2018, 6 नंबर का सवाल, 5 मिनट है आपके पास, छेती छेती। तो इस सवाल में इसका आंसर क्या है? हाँ जी, इस सवाल का आंसर क्या है? हाँ जी, उसके बाद फिर इनहेरेंट, आंसर सही है। कितने लोगों ने ये लिखा है? बस आंसर बिल्कुल सही है। क्यों लिखा है? आंसर बिल्कुल सही है, क्यों लिखा है? हाँ, आंसर ये क्यों लिखा है? कुछ तो रिस्क होगा ना, रिस्क बिल्कुल। हाँ, यार जबरदस्त। सवाल में एक वर्ड है जिसकी वजह से आइजर 200 अप्लाई हुआ है, और वो एक वर्ड है ऑल रिस्पेक्ट। ऑल का मतलब ही क्या हो गया? जल्दी जल्दी, ऑल का मतलब ही क्या हो गया? एब्सोल्यूट एश्योरेंस, 100% एश्योरेंस। सवाल को वापस से अगर आप पढ़ें, the auditor has expressed an unqualified opinion since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of the transactions, therefore the FS are correct in all respect। all respect का मतलब है वो किसका मिसकंसेप्शन किया है? 100% ठीक है? नहीं भाई, 100% ठीक नहीं है। प्लस एक और वर्ड जो उसने यूज किया, वो कौन सा यूज किया उसने? बिकॉज देयर इज नो रिस्क। तो नहीं भाई, रिस्क तो है। क्यों है? बिकॉज ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। ऑडिट रिस्क जीरो कब होगा? जब एश्योरेंस कितनी हो जाएगी? 100%। एश्योरेंस 100% हो नहीं सकती, रिस्क 0% हो नहीं सकता। प्यारे बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये सवाल सिर्फ एक जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सवाल को हम शायद 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद कर रहे होंगे, जब इन सारे एग्जाम्स को हमने पढ़ लिया होगा। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ये आई कैप का सवाल है। इस सवाल के अंदर 2 खतरनाक बातें हैं। सुनिएगा, सबसे पहली खतरनाक बात, आई कैप ने आपको एक तरीके से असेस किया कि मैं जब ये सवाल पूछ रहा था, बच्चा ये लिखता था। जब मैं ये सवाल पूछ रहा था, बच्चा ये लिख रहा था। सवाल में उसने करा क्या? उसने एनालाइज किया कि जहां मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस या इनहेरेंट लिमिटेशन का वर्ड यूज करता हूं, बच्चा फौरन से लिख देता है। सही। इसमें इसने क्या करा? सवाल में ये 2 वर्ड यूज ही नहीं करे, बल्कि उनको इनडायरेक्टली किसी और वर्ड से लिंक कर दिया। किस वर्ड से लिंक कर दिया? इन ऑल रिस्पेक्ट और देयर इज नो रिस्क। नो रिस्क का मतलब है ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। उसने कहा यार मैं देख, अच्छा सुनिएगा मेरी बात, उसको फिर भी डर लगा। उसको डर ये लगा बच्चा वापस से यही लिख देगा, और जब ये लिख देगा तो मुझे तो मार्क्स इसको देने पड़ जाएंगे। सही है? तो उसने कहा नहीं नहीं, आप सिर्फ ये ना लिखें, आप बताएं कि सामने वाले के क्या मिसकॉन्सेप्शन है, और उस मिसकॉन्सेप्शन को आप क्या करें? क्लियर करें। तो उसने आपसे 2 रिक्वायरमेंट पूछी। क्या 2 रिक्वायरमेंट पूछी? पहला, जल्दी जल्दी जल्दी, पहला मिसकंसेप्शन बताएं, और दूसरा, नहीं दूसरा इस मिसकंसेप्शन के तहत उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करें। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है? तो यहां उसने आपसे अपने आंसर की रीजनिंग पूछी है कि अगर आपने आंसर में यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन लिखा भी है तो इसकी रीजनिंग क्या है? रीजनिंग ये है कि सवाल में जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि कौन सा वर्ड यूज हुआ है? और प्लस देयर इज नो रिस्क। तो ये मिसकंसेप्शन है। इन 2 वर्ड्स की वजह से मैं कौन सा आइजा अप्लाई कर रहा हूं? आइजा 200 अप्लाई कर रहा हूं। प्लस ये सिर्फ इतना आंसर नहीं है, नीचे फ्रॉड का वर्ड यूज हो रहा है, फ्रॉड लिखा हुआ आ जाएगा, फ्रॉड का आंसर आ जाएगा। नीचे इंटरनल कंट्रोल लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इंटरनल कंट्रोल आएगा, इंटरनल कंट्रोल का भी आंसर आ जाएगा। ये समझ रहे हैं? आई कैप आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में बार बार आपसे कहता हूं, इसका रीजन ये है, मैं आपके सामने जो मैंने पहली क्लास, जो मैंने आपको कौन सी ओरिएंटेशन वाली जो क्लास थी, सही है, उसमें अगर आप देखें तो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की वेटेज
बढ़ रही है। एक छोटे से टॉपिक को भी अगर हम देख रहे हैं ना एज अ दोस्तों में, तो आपको समझ आ रहा होगा कि सवाल किस तरीके से आते थे और अब किस तरीके से आपके पास सवाल। और ये अगेन ये ऑटम 18 का ये 5 साल पुराना सवाल है, और इस 5 साल पुराने सवाल में भी कितने आइजाज को मिक्स करके सवाल पूछ रहे हैं आपसे, 4-5। जब तक हमें आइजाज की लिंकिंग नहीं पता होगी, हम कभी भी एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर कभी भी नहीं बना सकेंगे। क्लियर हो गए प्यारे बच्चों यहाँ पे? अमन जी मेरे भाई, अपना ये जो उसने बताया कि मैं इस कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत पहले, तो केस में कोई रिस्क नहीं है। हाँ होता है कि रिस्क तो हमें बता दिए तो हम लोग ये भी साथ को बोलेगा कि लाइक कि अगर तुम इन्वेस्ट करते हो और करते हो कल तक तो उससे जो है अपना कंपनी भी चलती है, तुम्हारे शेयर की रकम कम हो जाती है, तो उस वजह से आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, तो मैं असल में उसको यही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ। जब मैं एज दोस्तों की बात कर रहा हूँ तो कहता हूँ मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन किस चीज के ऊपर, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने। शेयर प्राइस क्या है ये मेरा एम्बिट में नहीं है, शेयर प्राइस बढ़ेगी कम होगी, मेरी मुझे रीजनेबल एश्योरेंस लेने किस चीज के ऊपर है, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं उसको वहीं पे मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर रहा हूँ। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? भाई मेरी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, कि मैंने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि क्या एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने भी हैं या फिर नहीं बने। कंपनी कल को बंद होती है, शेयर प्राइस नीचे गिरती है, तुम्हारा नुकसान होता है, ये मेरे एम्बिट में फॉल नहीं करता। मेरे एम्बिट में क्या फॉल करता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, क्या एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बनी। नो रिस्क और मिसकंसेप्शन की बात आई है ना यहाँ पे, हाँ मैं इसकी ये लाइन यूज कर रहा हूँ ये कि जो है बिल्कुल जो है हाँ, तो आप मिसकंसेप्शन पूरा लिखेंगे ना कि देयर इज नो रिस्क कि मेरे पैसे लॉस हो जाएंगे, ये वर्ड आप लिखेंगे ना पूरा। ये मिसकॉन्सेप्शन है, क्यों है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन कि मेरी जिम्मेदारी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, एफएस और आईएफआरएस। यहाँ पे शेयर्स कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज कहीं नहीं दिख रहा। डन हो गया जी मेरे भाई? इसमें ये ऊपर है कि लॉस वगैरह वाली बात, तो थर्ड पर्सन की तरह दोस्त के साथ बात कर रहे हैं ना, हाँ और नहीं है। हाँ, तो आप चलिए बता रहे थे कि हम ही ऑडिटर है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो शेयर होल्डर है। तो एक कंपनी के उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी और वो कह रहा है ना, द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस अनक्वालिफाइड ओपिनियन, सही है। तो अगर वो आपसे कहता, आप उसको बताओगे भाई कि एज अ, देखिए मेरी बात सुनो, इनका सवाल समझे आप? इनका सवाल ये है कि भाई आप अपने दोस्त को क्यों बता रहे हैं, आप थोड़ी ऑडिटर, तो आप लिखते पेपर में। हाँ, ये बोला कि भाई पूछ रहे थे कि बहुत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हम क्यों होंगे, क्यों होंगे? नहीं वो कह रहा है ऑडिटर ने चूंकि ये ओपिनियन एक्सप्रेस करी है, तो जो दोस्त अगर उस पर इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी के शेयर्स पे और ऑडिटर कह रहा है सब कुछ ठीक है, तो मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। तो मैं उसको कह रहा हूँ यार ये मिसकॉन्सेप्शन है। मेरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए, इसमें शेयर प्राइस और पैसा और मनी ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती। क्लियर होगा सारे? यहाँ तो कोई सवाल प्यारे बच्चों? हाँ जी, तो कि आईएफआरएस से तूने बोले कि आईएफआरएस को जीरो टू दिस स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल हाँ स्टेटमेंट होगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम। नहीं, बट ऊपर लिखा हुआ ना अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब मिस स्टेटमेंट नहीं है ना, और अनक्वालिफाइड एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। डन हो गया बच्चों? यहाँ तक क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, तो हमने आइजा 200 की कल की क्लास में पौना घंटा पढ़ा था और आज 1 घंटा बैठ के उसकी बात, और यही चीज हमारी हर जगह चलती रहेगी। लेट्स से कि हम एक इंशाल्लाह जब हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से फ्री हो जाएंगे तो एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी पढ़ेंगे तो रिलेटेड पार्टी शायद हम पौना घंटा 1 घंटा में उसको पढ़ लेंगे, लेकिन उसको ड्राफ्ट करने में और प्रैक्टिस करने में हमें शायद 4 से 5 आवर्स लग जाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से चीजें चलने लगेंगी। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा जी, किसी ने नोट करना है तो नोट करें। 2 मिनट बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट। ऑडिट नहीं, एविडेंस नहीं, ऑडिट। ऑडिट रिस्क, ये बार बार आज 200 में वर्ड आ रहा है, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क, ऑडिट। तो ऑडिट रिस्क है क्या, इस वर्ड को हमने थोड़ा सा समझना है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अगर आपने नोट करना है नोट करें। 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, यार उसको मिटवा दूं किसी से। जी मेरे भाई। इसको मनी एंड